रिकॉर्डिंग हो रही है, अब चुप रहो। देश की आजादी को इतने साल हो गए, वीर सावरकर के बारे में हम लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन बार बार यही सब वीर सावरकर तो हम जानते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उनका बर्थडे था और उसको लेकर इस सरकार में जितना जो सम्मान देखने को मिला, पहले जो है कई बार हम लोगों ने देखा कि कहीं जेएनयू में मूर्तियां तोड़ी जा रही, कहीं कुछ हो रहा है। वीर सावरकर जैसा व्यक्तित्व, जिसको दो दो बार आजीवन कारावास दिया गया, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज हम जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में है शिव कुमार द्विवेदी, जो आज एनालिसिस हमारी इस बात पे होगी कि आखिर एक क्रांतिकारी के साथ अपने ही देश में ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, जिसने एक बार नहीं दो दो बार आजीवन कारावास, काला पानी, ये सब सारी सजाएं, यातनाएं सारी झेली। आज जब देश आजाद हुआ, इतने साल हो गए, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, क्या वो सम्मान मिल पाया? शिव कुमार द्विवेदी जी, आज आप बताने का कष्ट करें कि आखिर में जो वीर सावरकर थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार दूसरे दलों द्वारा क्यों किया जाता रहा, और उनका देश के जो क्रांति आई थी, जो देश की आजादी रहे, उसमें क्या योगदान रहा उनका? धन्यवाद राजीव जी। आज आपने एक बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। देश में प्रखर राष्ट्रवाद के प्रणेता कहे जाने वाले डॉक्टर वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बड़े सम्मान से भारत में लोग जानते हैं, और उनके ये माना जाए कि भारत के अंदर जो 1857 का गदर हुआ, जिसको अनेक इतिहासकारों ने तरह तरह से मोल्ड किया और कहा साहब ये तो एक छोटी सी चिंगारी थी, और उसको भ्रमित करने का प्रयास किया। ये पहले व्यक्ति वो इस स्वतंत्र भारत के रहे, परतंत्र भारत के भी और स्वतंत्र भारत के भी, दोनों समय जीवित रहे। तो वो पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 1857 क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, जो कि भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने कभी भी कहने से वो बचते रहे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने एक सैनिक विद्रोह बताया, किसी ने कुछ बताया, और जब हम इतिहास में जाएंगे तो अलग अलग इतिहासकारों ने भारत के बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाई जिससे हमारा स्वाभिमान शून्य होता चला गया और हमें लगा नहीं। अब बात यहाँ पर घूम फिर के आती है विनायक दामोदर सावरकर जी की। तो हम जब भी जानते हैं कि सावरकर 3 भाई थे, जिसमें उनके बड़े भाई गणेश जी थे, दूसरे उनके नारायण राव, जिन्हें लोग कहते थे। गणेश उनके छोटे भाई थे और नारायण राव बड़े भाई थे, जिनको बापू राव भी हम लोग बोलते थे, बाबा राव। वो गांधी जी के बड़े क्लोज रहे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि विनायक दामोदर सावरकर के अंदर व्यक्तित्व नहीं था, मतलब परमात्मा ने उन्हें अनेक व्यक्तित्व से सम्मानित किया था। जैसे कि आप देखिए, वो एक अच्छे वक्ता थे, वो एक अच्छे कवि थे, वो एक अच्छे इतिहासकार थे, वो एक अच्छे मैनेजमेंट करता थे, और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी पोर्शन है, समझिए आप, मतलब वो गांधी का पोर्शन छोड़ दीजिए आप, जो क्रांतिकारी का पोर्शन है, जिन पे हम गर्व करते हैं, भगत सिंह पे गर्व करते हैं, अशफाक उल्लाह खां पे गर्व करते हैं। पहला इस देश में क्रांतिकारी संगठन बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन बना करके ये काम विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। यानी जो देश की आजादी हुई, बाद में जब ये देश आजाद हुआ, उसके बाद भी कई लोगों ने बात की, और सुभाष चंद्र बोस जी भी उसमें एक बहुत बड़े एक प्रखर नेता के रूप में उभरे थे। तो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महर्षि अरविंदो हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, जो एक टीम थी कांग्रेस पार्टी की, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो गरम दल जिसका हम नाम लेते थे, जिसमें लाल बाल पाल हुआ करते थे, ये भी विनायक दामोदर सावरकर के प्रेरणा स्रोत रहे, समझिए आप। और 1883 में जब शिकागो में भारत में जाकर के स्वामी विवेकानंद कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म की अपनी अलख जगाने का काम किया और दुनिया को सनातन धर्म से परिचित कराने का काम किया, उसी समय इनका जन्म हुआ था। और मुझे लगता है कि विवेकानंद के विचारों से भी बहुत प्रेरित थे वो। यानी भारत में जब लोग अपने आप को हिंदू कहने से शर्माते थे, उस समय विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसी प्रेरणा को, उसी अधिष्ठान को आगे बढ़ाते हुए सावरकर ने भी हिंदू अधिष्ठान की बात करी, हिंदू दर्शन की बात करी। और सबसे बड़ी बात कि आप ये बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, जिसको अंग्रेजों ने अपने यूज के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें सब राष्ट्रवादी आ गए थे। वो बिपिन चंद्र पाल जी आ गए थे, बाल गंगाधर तिलक आ गए थे, आपके क्या नाम है, लाला लाजपत राय आ गए थे। तो इन लोगों ने उनको छात्रवृत्ति दी थी फर्ग्यूसन कॉलेज में 1904 के करीब में, और उस छात्रवृत्ति से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और श्याम कृष्ण वर्मा का नाम सुना होगा आपने, जो इंडियन हाउस चलाते थे लंदन के अंदर, उनकी छात्रवृत्ति दी गई, और ये इंडियन फॉरेन जो इन्होंने पढ़ाई की वहां की।
अब बात ये आती है कि ये इनके नाम पर एक उपलब्धियां नहीं है। अगर हम राजू जी बात करें तो ये पहले स्वतंत्र भारत के ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन पर अभी आपने बताया कि 2 बार जीवन कारावास एक ही 2 केस में दिए गए। एक व्यक्ति को 2 बार जीवन कारावास एक अद्भुत चीज थी। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे भारत के जिनके ऊपर मुकदमे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में चले। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनकी पुस्तक प्रकाशित होने से पहले ही बैन की गई। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी भारतीय थे कि जो लंदन में रह करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज कर रहे थे और वहां एक चीज इसी बीच में आप ये भी बताते चलिए कि जो ये 2-2 बार मुकदमे हुए या जो जितना विरोध इनका होता था, ये गरम दल के नेता थे। क्या ऐसा था कि जो गरम दल होने के वजह से दूसरा जो नरम दल था वो ज्यादा विरोध करता था कि अंग्रेज इनका ज्यादा विरोध करते थे? हाँ, बहुत बड़ी बात करी आपने। देखिए, अंग्रेज के तो ये नंबर 1 दुश्मन थे, पहली चीज़। क्योंकि अगर मैं किसी के घर में जाकर के उसको ललकारना बहुत बड़ी वीरता और साहस की बात है, इसीलिए उन्हें वीर सावरकर कहा गया। चूँकि वो लंदन में बैठ कर के लंदन के खिलाफ काम कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक फ्री इंडिया ऑर्गनाइजेशन बनाया, उसके बाद काम किया और मदन लाल ढींगरा, दैट इज़ अ वेरी गुड नेम है। मदन लाल ढींगरा एक बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे जो इन्हीं के प्रेरणा स्रोत थे। और मदन लाल ढींगरा ने जो विलियम्स कर्जन की हत्या करी, तो वह केस भी इन पे चला, जो इन पे आजीवन कारावास हुआ था। और उस पर ये जब भाग करके आ रहे थे तो इनको फ्रांस में पकड़ लिया गया, डैक के थ्रू। वहां पर वो कूद रहे थे नीचे, इनको वहां पकड़ा गया। अब बात आती है कि ये इतने बड़े ये बहुत पॉपुलर लीडर हो रहे थे देश के, समझिए आप। मतलब कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता, अगर उन नेताओं को छोड़ दिया जाए, गरम दल के सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया जाए, बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया जाए, तो उनके बाद अगर देखा जाए तो देश में बड़ी पॉपुलैरिटी थी, खासतौर पर क्रांतिकारियों के बीच में। लोग सावरकर से मिलना चाहते थे। मैं वो दिन भी बताना चाहूंगा कि 1941 में 22 जून को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलने गए थे। मतलब इनकी पॉपुलैरिटी आप समझ सकते हैं। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनहेंस किया कि आप जर्मनी में जाइए, हिटलर से मिलिए और भारत को आजाद कराइए। तो ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। अब बात आती है कि जब हम उत्तर प्रदेश, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेसी मूवमेंट जो चल रहा था, तो 1916 के करीब में गांधी जी यहां पर आए थे, समझिए आप। और एक तरह से मुझे लगता है कि पूरे कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल सेटअप था, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, वो वीर सावरकर के आसपास घूम रही थी और उन्हीं के विचारों के आसपास घूम रही थी। जैसे 1905 में उन्होंने बंग भंग आंदोलन में वीर सावरकर जी ने स्वदेशी वस्तुओं की बात करी और कपड़ों को जलाया। उसी को उन्होंने पुनरावृत्ति किसने की? गांधी जी ने की। गांधी जी के 3 मूवमेंट सबसे बड़े हैं इस देश के अंदर, और गांधी जी ने कुछ नहीं किया था। पहला मूवमेंट 1919 का, जिसमें असहयोग आंदोलन किया, कपड़ों को जलाने की बात कही, वो पहले ही उन्होंने कर दिया सावरकर ने, और उनकी प्रेरणा से इन्होंने ये काम किया। यानी वो उस समय सबके रोल मॉडल थे और लोग उन्हें पीछे करके उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे थे। दूसरी बात तो यही चीज मेरे नहीं समझ में आता है। आजादी की लड़ाई दोनों लड़ रहे थे, ठीक है, जी, गरम दल के हो चाहे नरम दल के हो, लेकिन उसके बावजूद ये मतलब टकराव क्या अहम का होता था या विचारों का होता था? ये आज तक देखिए जो विरोध चला आ रहा है, ये क्यों चला आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आजादी के आंदोलन में जो कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म ए हुम के माध्यम से जो डाला अंग्रेजों ने, वो तो अपनी सुविधा के लिए डाला था। ऐसे आप देखते हैं कि बहुत से संगठनों में आज भी देश में जो बहुत से औद्योगिक संगठन है, वो इंटरनल काउंसिल बनाते हैं और कहते हैं साहब हम लोकतंत्र की आवाज नहीं दबाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजों ने एक प्लेटफॉर्म ए हुम के माध्यम से दिया और उसमें 75 लोग पहले सम्मेलन में आए थे 1885 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी भी थे और बड़े उद्योगपति इस देश के थे, बड़े कलेक्टर हुआ करते थे। यानी आम जनमानस का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, समझिए आप मेरी बात। और उसके बाद देश में प्रखर राष्ट्रवादी आए। सबसे बड़ी विडंबना ये आई कि जब गांधी जी आए तभी से डिस्टर्बेंस चालू हुआ देश के अंदर, और जो प्रखर राष्ट्रवादी जो कांग्रेस के लोग थे, उनको गांधी जी ने एक एक करके किनारे करना शुरू किया। और जो बेसिक डिस्प्यूट था गांधी जी को लेकर के और सावरकर के बीच में, सावरकर का यह कहना था कि हम अपनी रक्षा के लिए अतिरेक अहिंसा के विरोधी थे। उनका कहना था कि हम अहिंसा अतिरेक नहीं होनी चाहिए, हम दूसरों पे अत्याचार ना करें, किसी पे जुल्म ना करें, लेकिन अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, अपने लिए नहीं बोलेंगे, अपने लिए संघर्ष नहीं करेंगे। इसको लेकर के वीर सावरकर अब बिल्कुल अलग थे और उन्होंने इसलिए गांधी जी का हमेशा विरोध किया। लेकिन ये मत भिन्नता था, उनका मन का भेद नहीं था। दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे। और मैं फिर यहां कहना चाहूंगा कि बार बार जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि साहब वो तो एक अपोलाइजेशन लेटर लिख करके बाहर आए थे, आपको पता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार ये कहता रहा है कि उन्होंने माफीनामा दे दिया था। तो जी, इस चीज को क्लियर करिए कि ये क्या था, हाँ, माफीनामा किस मैं बात का मैं किया? मैं इस चीज को क्लियर करूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा इस पे समय चाहूंगा कि जब उनको 2 केसों में अंदर किया गया, काला पानी दिया गया। पहला वो जो जनरल मदन लाल ढींगरा स्कैंडल जो था,
उसमें उनको लिया गया विलियम कर्जन को मारने पे, और जैक्सन जो नासिक का उसमें कलेक्टर था उसकी हत्या हुई, और दोनों ही केस में उनको एक्यूज बनाया गया और ये माना गया कि इन्होंने हथियार सप्लाई किया था। उसके बाद उन्हें पकड़ करके भारत लाया जाता है, उन पर मुकदमा चलता है, और मुकदमा उनको अंतरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हेग, वहां पे चलता है, और वहां से उनको 24 दिसंबर 1910 को एक पहला फैसला आता है जीवन कारावास का, दूसरा फैसला 31 जनवरी 1911 का आता है, और लगभग ये मान के चलिए कि वो 4 जुलाई 1911 से लेकर के 1921 तक सेलुलर जेल में रहे। उसके बाद जब उन्होंने माफीनामा दिया तो यरवदा की जेल में गए। अब वो माफीनामा क्यों आया मैं बताता हूं। गरम दल का जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो ये मानते थे कि जो क्रांतिकारियों को जो पावर हाउस है, अगर वो जेल में रहेगा तो बहुत कुछ नहीं होने वाला है। वो दोनों भाई वहां पर थे, गणेश जी भी थे और विनायक दामोदर सावरकर भी थे, और इन दोनों लोगों ने इनकी पैरवी की थी, इनके वकील के रूप में थे, इनको वकील मुहैया कराए गए, और वहां पर यह कहा गया अगर ये अपोजिशन लेटर लिख देंगे तो सेलुलर जेल से इन्हें वापस ला करके यहां पर रख दिया जाएगा यरवदा या पुणे की जेल में, और हुआ भी यही। इसलिए वो 1921 तक वहां रहे, और बाल गंगाधर तिलक और क्या नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें इनिशिएटिव लिया। तो कांग्रेस का ये कहना साहब अपोलोजेशन लेटर उन्होंने लिखा था, बिल्कुल लिखा था, और कांग्रेस के लोगों के कहने पे लिखा था, और कांग्रेस के लोगों ने उनका सम्मान किया था। मजे की बात, तेजेंद्र सिंह, नरसिंह तेजेंद्र सिंह करके बैरिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने 1931 में जो हिंदू महासभा की जो एक रैली हुई थी वहां पर कोल्हापुर में, उन्होंने सीधे कहा कि गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया जब अपोजिशन लेटर पर उनको छोड़ने की बात आई, यानी वहां भी गांधी जी ने विरोध किया था इसका। तो गांधी उनके बीच मतभिन्नता ये थी, गांधी कहते थे साहब आप हमारे आंदोलन में आ जाइए, क्योंकि गांधी उनकी मेधा को पहचानते थे, उनको लगता था कि अहिंसा आंदोलन। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांधी इस देश में सेफ्टी वॉल की तरह काम करते थे अंग्रेजों के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बिपिन चंद्र एक बहुत बड़े लेखक हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारक हैं, और जो इनकी पुस्तकें हम पढ़ते रहे हैं वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, तो उन्होंने भी लिखा कि ये जब कोई आंदोलन बड़ा खड़ा होता था क्रांतिकारियों का, तो उसको सबसाइड करने के लिए गांधी जी अहिंसा आंदोलन लेके चले आते थे। दो मुद्दे पे उनकी और मतभिन्नता गांधी जी से थी कि गांधी जी, जब आपको ध्यान होगा 1919 में असहयोग आंदोलन जब चला, तो गांधी जी चाहते थे कि सावरकर उनके पक्ष में खड़े हों, सावरकर उनके लिए बोले, वो तीनों भाई उनके साथ खड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूंकि सावरकर को अक्सर वो गांधी जी को पाखंडी सावरकर कहते थे। उसका कारण ये था, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, केसरी एक लाला लाजपत राय चलाते थे, केसरी में उन्होंने इसका लिखा था, कॉलम लिखा था कि गांधी जी पाखंडी है, क्योंकि जब ब्रिटेन भारत पे हमला करता है तो वो विरोध करते हैं, लेकिन जब ब्रिटेन जर्मनी पे हमला करता है तो जर्मनी का विरोध करते हैं। तो ये उनके पाखंड को उजागर करता है। 1919 में जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ और कपड़ों की झोली जलानी शुरू हुई, तो उसमें आपको पता होगा कि तुर्की के खलीफा को हटा दिया गया था, और दुनिया में खिलाफत आंदोलन भी 1919 और 20 में चला। 1920 में जो मौलाना अली जौहर अली, जिसके नाम पे अभी आजम भाई अपने जेल के अंदर हैं, आजम भाई, तो मौलाना अली जौहर अली जो है वो दोनों भाई थे, और गांधी जी कहते थे मेरे दोनों आंखों के तारे हैं, एक मेरी बाईं आंख है और मेरी दाहिनी आंख है। तो जिन्ना इससे बहुत चिढ़ते थे, जिन्ना कहते थे मतलब जो अनपढ़ हैं वो आपके आंखों के तारे हो गए, मैं यहाँ बैरिस्टर होकर के लंदन से आया हूं, मैं कुछ हूं कुछ भी नहीं हूं। तो जिन्ना को इस बात का भी बड़ा खेद था। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन में भी सावरकर ने उनका विरोध क्यों किया। इसलिए किया कि मोपला मुसलमान जो केरल में थे, उन्होंने उस आंदोलन को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से ना जोड़ करके खिलाफत में जो टर्की का खलीफा हटाया गया उस आंदोलन से जोड़ा, और उसकी प्रक्रिया स्वरूप उन्होंने हजारों हिंदुओं को मारा, हत्याएं की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उस पर गांधी जी मौन रहे, ना धरना प्रदर्शन किया, ना ही वो रघुपत राघव राजा राम करते हुए धरने पर बैठे, ना ही भूख हड़ताल पे गए, ना ही अनशन पे गए। लेकिन उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही चौरी चौरा कांड, आपने इतिहास में सुना होगा, चौरी चौरा कांड में जो निहत्थे अहिंसावादी जो गांधीवादी लोग थे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर ब्रिटिश की चौकी के पुलिस वालों ने मारा उन्हें। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ युवाओं ने जो भड़क गए, उन्होंने जाके आग लगा दी, और 4 उसमें ब्रिटिश के सैनिक मर गए, ब्रिटिश पुलिस वाले मर गए। तो उन्हें इतनी दिक्कत हुई कि उन्होंने कहा मेरा असहयोग आंदोलन फ्लॉप कर दिया लोगों ने, ये तो अहिंसा का उन्होंने हिंसा कर दिया, और वो धरने पे बैठ गए। तो इसलिए सावरकर कहते थे कि भाई एक साथ दो पाखंड मत करो ना, आप एक तरफ मोपला मुसलमानों पे चुप रहे और दूसरी तरफ आकर के यहाँ। तो सावरकर जो थे वो सबको बीट कर रहे थे, यानी आप ये मानिए कि गांधी उनके विचारों से डरते थे, गांधी उनकी तेजस्विता से डरते थे, गांधी उनके प्रखर राष्ट्रवादिता से डरते थे, और इसीलिए प्री प्लान्ड में जितने कमजोर लोग राजनीति के थे उन्होंने उनके खिलाफ एक गोलबंद किया, जिसमें गांधी उनके लीडर थे, नेहरू उसमें लीडर थे, यहां तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे और उन्होंने ही उनको छुड़ाने का काम किया, अपोलाइजेशन लेटर उन्होंने ही लिखाया। और मजे की बात राजू जी, मैं कहना चाहूंगा मजे की बात कि जो कांग्रेस, ये कांग्रेस जो पार्टी बड़ा विरोध करती है, उसी की इंदिरा गांधी ने 1980 में 1980 में डाक टिकट जारी किया, 70 में डाक टिकट जारी किया उन पे, और उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी कहा। गांधी ने भी 18 मार्च
18 मार्च 1921 के अपने यंग इंडिया के लेख में लिखा कि इस भारत में अगर अपनी प्राणों से भी ज्यादा अगर कोई इस देश को प्यार करता है तो वीर सावरकर दोनों भाई करते हैं, गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर। मतलब गांधी भी इसको एक्सेप्ट करते थे कि उनसे ज्यादा प्रखर राष्ट्रवादी कोई नहीं है, लेकिन एक प्री प्लान के अंतर्गत उन्होंने ऐसा काम किया। आपको ये भी बता दूं कि स्वतंत्र भारत में देश आजाद होने के बाद नेहरू जी ने उन्हें अंदर कर दिया गांधी हत्याकांड में। समझिए आप, किसी भी क्रांतिकारी को, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी रहा, स्वतंत्रता सेनानी रहा, उसको देश आजाद के बाद अगर जेल दिया जाए तो कितनी मतलब क्षोभ की बात है। सोचिए आज आप भारत माता को गाली देने वाले अगर किसी पत्रकार को हम अंदर कर देते हैं तो आप कहते हो साहब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो गया। लेकिन आप सोचिए कि जो भारत माता के लिए काला पानी रहता हो या 12-14 वर्ष तक जेल में काटता हो, अपने अन्यंत्र यातनाएं सहता हो, और वहीं नेहरू जी मलाई काट रहे थे और गांधी जी बैठते थे तो उन्हें राजनीतिक कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हें किताबें मुहैया कराई जाती थी, उन्हें खाने के लिए अच्छी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, उनसे नेहरू जी और गांधी जी से पूछा जाता था और सारे कांग्रेसियों से कि भाई क्या खाओगे क्या पियोगे, और वही ब्रिटिश सरकार उनको यातना देती थी काला पानी में। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फिर जेल, मतलब देश जब आजाद हुआ होगा तो फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने अगर उनको यातनाएं दी, ठीक है, जी कोई बात जी नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। जी लेकिन आज भारत में अगर उनको फिर से सजा दी गई तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बात है कि एक क्रांतिकारी को या एक दिन भी जो जेल में रह लिया, 1 घंटे भी जेल में रह गया, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया, जिंदगी भर पेंशन पाता रहा। उसी जगह जो 2-2 बार आजीवन कारावास पा गया, उसका आज इतना विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जमकर विरोध करती है, जबकि उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने बताया कि डाक टिकट उन पर जारी किया गया, तो आखिर कुछ तो सोच के किया गया होगा। तो ये कैसा डुअल पॉलिसी रहती है, क्या कैरेक्टर रहता है। और एक क्रांतिकारी के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। अगर विदेशी या उनको अंग्रेज सजा देते रहे तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों ने उनके साथ में इस तरीके से किया, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। आज की तारीख में हम ये जानना चाहेंगे कि वीर सावरकर के साथ में आज उनके लिए क्या हो रहा है और सरकार अब क्या कर रही है। अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि विनायक दामोदर सावरकर को लेकर के वो लोगों ने ज्यादा प्रोपोगंडा जिन लोगों ने किया, खासतौर पर नेहरू परिवार और गांधी जी ने, और गांधी जी ने सिर्फ सावरकर के साथ ही ऐसा नहीं किया, यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मतलब मैं गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एक अहिंसा का आंदोलन चलाया, हो सकता है कि 200-200 साल बाद उन्हें भगवान की तरह लोग पूजे भी, जैसा कि साउथ अफ्रीका और कंट्रीज में लोग कह रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि गांधी जी को अगर लोग पूछते हैं तो ये सब हमारे देश के लोग हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने उन्हीं के साथ ऐसा नहीं किया। इस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में गांधी और नेहरू की पॉलिटिक्स ने बड़े दिग्गज नेताओं को यहां से बाहर किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब 1929 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब अध्यक्ष पद चुना जाना हुआ और पूरे देश से वोटिंग हुई और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में पटनवा सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया। आप बताइए कैसे ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, जब देश में स्वतंत्र भारत, परतंत्र भारत में 1929 में सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया, पटनवा सीतारमैया को, और उसके बाद में जीतने के बाद उनसे रिजाइन कराया गया। क्या ये गांधी जी ऐसा आदर्श था? क्या गांधी जी के इस कृत्य के बाद हम उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं? आप बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि मैं श्रद्धा रख पाऊंगा। उसके बाद आ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 बार उन्होंने किनारे किया। अब बात यह आती है, 3 बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, उनको उन्होंने किनारे किया। बात यह है कि गांधी जी, सरदार वीडी सावरकर को लेकर के ये बहुत भयभीत थे ये लोग कि देश में नेहरू से ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी हुआ करती थी, सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी सबसे अधिक हुआ करती थी। तो इन्हें लगता था ये आएंगे तो देश को चलाएंगे तो देश एक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और उन्हें कहीं प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि अब किया क्या गया। वीडी सावरकर को लेकर के इतिहास के पन्नों से मिटाने का काम किया गया। वामपंथी इतिहासकारों ने उनके समूल व्यक्तित्व को नष्ट करने का काम किया। देश के युवाओं को आज तक अब लोग वीडी सावरकर सुनने लगे हैं, अब लोग विनायक दामोदर सावरकर की बात करने लगे। एक चीज बताना चाहूंगा कि वीडी सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बार एक्ट ला जब उन्होंने लंदन में पास किया 1909 में, तो उन्हें वहां की ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पारित किया और कहा कि ना ये भारत में प्रैक्टिस कर सकते हो ना बाहर कर सकते हैं। ये भी एक अपने आप में अद्भुत है कि एक व्यक्ति डिग्री लेता है और उसको डिग्री इसलिए उसकी डिग्री पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा का है, वो अपने देश के लिए जीना चाहता है, वो अपने देश के लिए मरना चाहता है। फिर एक बात आती है, उन्होंने पहला इंडियन झंडा बनाया था जिसको लेडी गामा ने 1909 में
लेडी कामा जो 1909 में जर्मनी में थी, जो हमारी सहयोगी थी, उन्होंने किया था। और शायद उन्हीं के प्रेरणा से ही सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे भी थे जर्मनी में, समझिए आप। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। अभी बीडी सावरकर को लेकर के जितना ही आप पढ़ते जाएंगे, उसमें आपको नई नई चीजें मिलेंगी। आप बीडी सावरकर जी के 1883 में पैदा हुए, 1966 में उनका देहांत हुआ। उसके बाद किसी सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, राष्ट्रवादी लोगों ने अलग जगाए रखा, बीडी सावरकर की जयंती मनाते रहे। आपको ध्यान होगा 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बीडी सावरकर के नाम पर तैलचित्र लगाने की बात करी, तो संसद में बंपर विरोध हुआ था। उसमें गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन के दलों ने विरोध किया था। तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया, 2003 में वहां पर तैलचित्र लगाया, 2002 में अंडमान निकोबार जो एयरपोर्ट था उसका नाम उन्होंने वीर सावरकर एयरपोर्ट किया, और उसके बाद में सेलुलर एयरपोर्ट को, जो सेलुलर जेल थी, उसका नाम भी वीर सावरकर जेल करने का काम प्रस्तावित किया। अभी आप देखते हैं कि जब हम कई इतिहासकारों को पढ़ते हैं, या सोशियोलॉजी का स्टूडेंट जो होता है, या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होता है, उसे लोहिया पढ़ा दिया जाता है, उसे जवाहरलाल नेहरू, जिसको कुछ भी मतलब कितने बड़े विद्वान थे मैं तो नहीं जानता, लेकिन उनको भी पढ़ने के लिए लोगों को बाध्य किया जाता है। उसके बाद में कन्फ्यूशियस को पढ़ाया जाता है, लाओत्से को पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है, एक्सेप्ट बीडी सावरकर को नहीं पढ़ाया जाता था, जबकि देश का पहला इतिहासकार था वो, और प्रचंड और एक तथ्यों सहित वो अपने इतिहास को लिखते थे। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहूंगा, जो लोग भी हमारे इस डिबेट को देख रहे होंगे या हमारे इस इंटरव्यूज को देख रहे होंगे, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग चाहे ऑनलाइन मंगा करके इतिहास के 6 स्वर्णिम पुस्तक को पढ़िएगा, जो 6 खंडों में आती है, और उसको पढ़ने के बाद फिर तुलना करिएगा आज के इतिहासकारों से, और वीडी सावरकर से तुलना करिएगा। माननीय वीडी सावरकर जी का इतिहास का जो इतना संतुलित व्यवहार था, उतना कोई था। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा वीडी सावरकर पे, कि आजादी के पहले के वीडी सावरकर और आजादी के बाद के वीडी सावरकर में अंतर था। आजादी के पहले के वीडी सावरकर ने जब 1857 की क्रांति में द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंट 1957 लिखा था, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी थी। जो लोग बार बार कह रहे हैं साहब ये गलत है, वो गलत है, ऐसा कर, तब उन्होंने किया था। देश की आजादी के बाद उन्होंने प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करी थी कि साहब अब देश आजाद हो गया। तो मैं ये मानूंगा चाणक्य के बाद अगर कोई अखंड भारत की परिकल्पना कोई लेकर के आया, तो वीडी सावरकर लेके आए। चाणक्य अगर देश में स्वदेशी की बात कोई करने वाला आया, तो 1905 में ये लेकर के आए। छुआछूत को लेकर के सावरकर ने सबसे बड़ा काम किया, जिसको बाद में गांधी जी ने फॉलो किया, और 1932 में गांधी जी ने छुआछूत आंदोलन चलाया, जिसमें 1931 में पहले ही मुंबई में बीडी सावरकर ने पतित पावन मंदिर बनाया। जब बीडी सावरकर जेल में थे, तो उन्होंने जेल में मंदिर की व्यवस्था की गई, जरोदा के जेल में, तो उन्होंने कहा मुझे हरिजन पुजारी चाहिए, मुझे ब्राह्मण या अन्य पुजारी नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक लकीर खींचा, एक सेट किया। और आज भी आप देखते हैं कि जगह जगह एसटी एसटी की बात हो या कभी छुआछूत की बात हो, जो आज भी विमर्श का मुद्दा है, आज भी बड़े बड़े टेलीविजन पर इसकी चर्चा होती है। आज भी देश की राजनीति छुआछूत के आसपास घूमती है, आज भी देश की राजनीति स्वदेशी के आसपास घूमती है, आज भी देश की राजनीति अखंड भारत के आसपास घूमती है, जो उन्होंने कहा था। और पूर्ण स्वराज की मांग, आपको एक बताऊं कि ये वीर सावरकर ने 1942 में इनका विरोध किया था, गांधी जी का। क्यों किया था? गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश को एक लेटर लिखा, ब्रिटिश चांसलर को, कि साहब ऐसा करिए कि आप हमें आजाद कर दीजिए और अपनी फोर्स रखिए, आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इन्होंने विरोध किया और कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें एक भी यहाँ पर अंग्रेज नहीं चाहिए, हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार हो, हमारा संविधान हो, हमें ऐसा चाहिए। तो वीर सावरकर ने बहुत बड़े काम किए थे, जिसको कांग्रेसियों ने छुपाया, उनके व्यक्तित्व को दबाया, और भारत के लोगों को स्वाभिमान शून्य बनाने के लिए कांग्रेसियों ने बटैया पे दे दिया था, क्या नाम है ये जो शिक्षा समिति है, इन कम्युनिस्टों को, और उन्होंने एक गलत तरह का प्रस्तुत किया। आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितनी चीजें बताइए आप, क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में सामग्री उपलब्ध है? क्या डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कोई सामग्री उपलब्ध है? क्या विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कोई सामग्री उपलब्ध है? क्या मैं पूछता हूं कि मदन मोहन मालवीय के बारे में कोई सामग्री उपलब्ध है? क्या महर्षि अरविंदो का 100 शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था कुछ दिन पहले, 125वां वर्ष। आपको बता दूं, ढूंढे कोई पत्रिका नहीं मिल रही थी कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। भला हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसने उनके बारे में कुछ संकलन किया, उनके लोगों ने मेहनत की, वरना महर्षि अरविंदो को भी लोग भूल जाएंगे, बीडी सावरकर को भूल जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, और अब फिर से नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। ये जो आइडियोलॉजी थी, कि जैसा कि आपने बताया कि आजादी के पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बात बीडी सावरकर के द्वारा की गई, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी थी कि बाद में उन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो मुझे लग रहा है कि यही सबसे बड़ा रीजन रहा होगा कि बार बार जो है कांग्रेस के द्वारा, गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी आइडियोलॉजी का विरोध लगातार किया जाता रहा, और बीडी सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको बार बार छिपाया गया, दबाया गया, कि जिससे सही तथ्य ना लोगों के सामने आने पाए, या लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो ना करें, और इसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी, जो मुझे पर्सनली नहीं मालूम थी, कि अनटचेबिलिटी जो थी वो सबसे पहले बीडी सावरकर के द्वारा
की गई थी, जिसको गांधी जी के द्वारा एडॉप्ट किया गया बाद में। तो ये सारी चीजें थी। आज आपने जो जानकारी दी है, मुझे लगता है आज के इतिहासकार, आज का युवा अगर उन चीजों को पढ़ेगा तो जानेगा कि हमारा असली राष्ट्रवाद, अखंड राष्ट्रवाद है क्या। और इसे आप कुछ और बताना चाहते हैं, लग रहा है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तो जो ये बार-बार आरोप लगाते हैं, मतलब महात्मा गांधी जो गांधी ग्रुप है, खासतौर पर जो कांग्रेसी हैं कि साहब ये जो छूट के जेल से आए थे, वो अपोलाइजेशन लेटर लिखा था, उसमें कांग्रेसी गरम दल का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने अपोलाइजेशन लेटर लिखा और बाहर से उन्होंने ऑपरेट किया। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी आपने कहा कि आजादी से पहले वो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे, बाद में वो प्रखर राष्ट्रवादी हो गए और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने, और फिर हिंदू महासभा को उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, समझिए आप, मतलब उसको स्वयंसेवी संगठन के बजाय पॉलिटिकल पार्टी बनाया। अब एक बात और आती है कि गांधी जी से जैसे मोपला मुसलमान और इस सब जो विषय आए, इस विषय को लेकर के वो इतने राष्ट्रवादी और इतने प्रखर राष्ट्रवादी थे कि एक समय आया था कि 1943 के करीब में, कि जब एक बहुत बड़ा, जैसे आज हम देखते हैं ना कि वो गठबंधन सरकारें बन रही हैं और लोग विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ आ रहे हैं, तो एक बहुत रोचक एक घटना है कि वीडी सावरकर ने भी यही काम किया था। जस्टिस पार्टी और जस्टिस पार्टी, जिन्ना और वीडी सावरकर का अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये तीनों गांधी जी के खिलाफ एक होकर मोर्चा खोल रहे थे जब उन्होंने कहा था कि यहाँ ब्रिटेन को रहने दिया जाए, मतलब उनके सैनिकों को, और तीनों एक हो गए थे और कहा था कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। मतलब ये तक स्थिति आ गई थी। और गांधी जी के जो देश पार्टीशन को लेकर के वीडी सावरकर बहुत मुखर थे और वो कहते थे इस देश का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अखंड भारत है और अखंड भारत का। तो मेरा मानना है कि परिस्थितियों के अनुसार वीडी सावरकर जो थे वो लकीर के फकीर नहीं थे, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक ही स्ट्रेटजी पे नहीं चलते थे। वो चाणक्य की उस नीति के अनुसार थे कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा साहब हमें तो मगध के नरेश घनानंद से लड़ना है, तो उन्होंने कहा घनानंद से तो हम बाद में निपट लेंगे, तो घर का मामला है, पहले हम सिकंदर को मारते हैं। तो ऐसे जब देश में ब्रिटिश काल था तो उन्होंने कहा पहले हम ब्रिटिश से निपट ले, बाद में देखते हैं अंदर क्या होगा। तो मैं मानता हूं कि उनके जैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है, मैं उससे भी आग्रह करूंगा कि आप वीर सावरकर बनिए साहब। जहां आपका हित प्रभावित होता है वहां तुरंत उसको मारिए, और जहां हित हमारा अच्छा है वहां किसी के साथ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। आप प्रखर वक्ता हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सरकार, जिस तरीके से आपने ये कहा है, सरकार को बहुत चीजें देखनी भी होती होंगी, लेकिन युवा जो है उनको ये जो हमारा इतिहास है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, ये वीर सावरकर वीर क्यों थे, और उनका विरोध आज तक कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं वो क्यों करती रही, इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, इसको भी समझना होगा। क्योंकि देश की राजनीति आज एक नए तरफ जा रही है, जो पिछले कुछ दिन पहले जो जाया करती थी उससे अलग जा रही है। तो लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, और आपने कई नई चीजें बताई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी चीजों की एनालिसिस करने के लिए। और समय चूंकि बहुत हो चुका है, तो इसलिए फिर किसी नए विषय पर फिर आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप तो एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। तो आपसे फिर किसी मुद्दे पे बात होगी। आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद।